हेलो एवरीवन। चैप्टर कंटिन्यूटी में था हमारा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसका हम नेक्स्ट ले रहे हैं फिफ्थ कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। इस कंसेप्ट में बेटा हम ये लेकर चलते हैं कि अकाउंटिंग करने के लिए जो भी हमने मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ किया है वो हर साल सेम रहनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग की हमने एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है और वो है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी मीन्स अकाउंट्स हमारे कंपैरेबल होने चाहिए और वो कंपैरेबल तभी होते हैं बेटा जब आप अकाउंटिंग के लिए सेम मेथड्स और सेम टेक्निक को यूज़ करते हो। कंपैरेबिलिटी दो तरह की होती है बेटा, इंटरफर्म कंपैरिजन एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन। जब आप अपनी फर्म के अकाउंट्स का कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म के अकाउंट से करते हो तो उसको हम इंटरफर्म कंपैरिजन कहते हैं, और जब आप अपनी फर्म के इस साल के करंट ईयर के अकाउंट्स का कंपैरिजन पास्ट ईयर के अकाउंट से करते हैं तो उसको इंट्राफर्म कंपैरिजन कहा जाता है। वो कंपैरिजन बेटा तभी पॉसिबल होता है जब आप हर साल सेम मेथड्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। क्लियर बेटा? अगर आप हर साल मेथड्स और टेक्निक्स को चेंज करेंगे तो आप अपनी फर्म के अकाउंट्स का कंपैरिजन किसी दूसरी फर्म से या फिर अपनी फर्म के करंट ईयर के अकाउंट्स का कंपैरिजन पास्ट ईयर से नहीं कर पाएंगे। मीन्स इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि बेटा हम मेथड्स और टेक्निक को चेंज नहीं कर सकते। इट डज नॉट मीन दैट मेथड्स और टेक्निक कैन नॉट बी चेंज्ड। इट कैन बी चेंज्ड। चेंज कर सकते हैं बेटा हम, लेकिन चेंज कब करना चाहिए? बेवजह चेंज नहीं करना चाहिए। चेंज करना चाहिए अगर लॉ एक्ट में कोई चेंज आया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंज आया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपने मेथड्स और टेक्निक को भी चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन जिस साल आप चेंज करेंगे उस साल आप नीचे एक नोट देंगे, फुट नोट तैयार करेंगे कि फर्म ने इस साल मेथड चेंज कर लिया है, ताकि जो डिफरेंट यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको इस बारे में पता चल जाए, वो इस बारे में अवेयर हो जाए कि फ़र्म का मेथड जो है अकाउंटिंग का वो चेंज हो गया है। ठीक है? क्योंकि हमें फुल डिस्क्लोज़र प्रिंसिपल जो आगे पढ़ोगे कि हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें अपने यूज़र्स को देनी चाहिए, उस रूल को फॉलो करते हुए हमें सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़र को देनी चाहिए। अगर आप कोई भी टेक्निक मेथड चेंज करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने यूज़र को देनी चाहिए। तो होप बेटा आपको क्लियर हो गया होगा कि कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है। कि कंसिस्टेंट रहना यानी जो मेथड और टेक्निक आपने यूज़ करी है दैट शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। अब बेटा एक प्रिंसिपल हम और ले रहे हैं आज, वो है नंबर 6 ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअलिटी प्रिंसिपल इसे हम कहते हैं। इसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। हमारे जो अकाउंट्स हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। मीन्स एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एट लीस्ट 2 अकाउंट्स। इफ़ वन अकाउंट इज़ डेबिट देन अदर अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट एंड डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट। तो बेटा हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। अगर एक एस्पेक्ट डेबिट है तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होना चाहिए। इसी कंसेप्ट, इसी प्रिंसिपल की वजह से बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होता है। बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल इक्वल होता है। बैलेंस शीट की राइट हैंड साइड पे बेटा हम एसेट्स को शो करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पर हम लायबिलिटीज़ को शो करते हैं, और बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। वो भी किस वजह से? ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम। इसी कंसेप्ट की वजह से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, दैट इज़ ए इक्वल टू एल प्लस सी मीन्स एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमेशा ही ट्रू होती है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस आप ले लें, जितनी हज़ारों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन कितनी भी ले लें, हर बार हमारी एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल सम टोटल के बराबर होंगी।
मीन्स एसेट्स ऑलवेज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ओनली बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, डबल एंट्री सिस्टम। इसको हम फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। ये बेटा हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ड्युअलिटी प्रिंसिपल, होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।